हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनुराग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। आई होप आपने इसके पहले का लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने स्पेशल न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। नाउ लेट्स कम टू दिस थ्योरम 1.3। 1.3 का स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ये सिंपल सा क्या कहना चाह रहा है, अगर मेरे पास में एक p है, p एक नंबर ले लिया है जो कि क्या है, प्राइम नंबर, और a एक नंबर ले लिया है जो कि एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नाउ हम क्या कह रहे हैं, अगर इस a को मैंने कर दिया a का स्क्वायर और डिवाइड कर दिया एक प्राइम नंबर p से, इफ a को कर दिया a का स्क्वायर एंड p इज अ प्राइम नंबर, डिवाइड कर दिया, सो इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज क्या है, दिस इज साइन ऑफ इंप्लाइज, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज करो कि लेट्स से a को मैंने ले लिया 9, ठीक है, a को मैंने ले लिया 9, तो a स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर विल बी 81। अब देखो 81 अगर मेरा डिवाइड होता है एक प्राइम नंबर से, लेट अस टेक प्राइम नंबर एज 3, ओके, मेरा 3 से डिवाइड होता है, तो ये क्या, ये नहीं कहता कि a का जो है, यानी कि a क्या है, 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी क्या होगा, अगर 81 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक परफेक्ट आंसर आएगा, तो वैसे ही 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो भी परफेक्ट आंसर आएगा ही आएगा। इसका एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। लेट्स से कि एक नंबर है, लेट अस टेक हियर a एज 20। सो अगर 20 का स्क्वायर मेरा डिवाइड होता है 5 से, 5 इज अ प्राइम नंबर, ओके, so it automatically implies that 20 is also divisible by 5। इतनी सिंपल सी बात ये आपको बताना चाह रहा है। सो यही आपका थ्योरम 1.3 है। इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स स्किप द डेरिवेशन एंड गो टू दी थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 क्या बोलता है, √2 इज इर्रेशनल। इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे भी ना। एक चीज ध्यान रखो, मैंने जिस तरफ एक्सप्लेनेशन लिखा है ऑन द राइट साइड, यहां पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये आपको आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। वेयर एज जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, वहां पे जो जो चीजें मैं लिखूंगा वो आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ थ्योरम 1.4 क्या बोलता है, इसे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को इस्तेमाल करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अगर है तो आपको पता है रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, मतलब डिवीजन के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, लेट √2 को हम लोग लिख देंगे √2 इक्वल्स टू p अपॉन q। अब देखो p अपॉन q अगर आपके पास में रैशनल नंबर में है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर तो हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिख दिया 50 अपॉन 25, अब मैंने क्या कर दिया, 50 अपॉन 25 लिख दिया, 50 अपॉन 25 लिख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 25, फिर 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/1। अब देखो 2 और 1 जो है, 2 और 1 क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स, दिस विल बी कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय को प्राइम नंबर्स, इसका मतलब यह होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन ना बचे, उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 30 अपॉन 40, 30 अपॉन 40 में क्या हो जाएगा, 3/4 बचेगा, रिड्यूस फॉर्म। अब देखो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज अ
को प्राइम नंबर। क्यों को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 बचना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ को प्राइम नंबर। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे और उसके बाद उसका हम एक रेशियो लिख देंगे a/b। सो लेट p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम लोग क्या ले लेंगे, देयरफॉर a/b हमने ऐसा ले लिया, जो कि a और b कौन से नंबर्स हैं, जो कि को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसी को हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ √2b इक्वल्स टू a, और उसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया। सो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां पे हमने इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है, वेरएज आपके टेक्स्ट बुक में आपको 1 और 2 इक्वेशंस नहीं दिए हुए, बट दिस विल बी सिंपलर टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई। अब देखिए, इसका मतलब एक ये भी हो गया, अगर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर। बाय थ्योरम 1.3, इफ 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, 2 शुड ऑल्सो डिवाइड a। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक a हमने नंबर कंसीडर कर लिया जो कि साथ में इक्वेट हो गया 2c से। नाउ ये 2c क्या है, c क्या है, एक हमने इंटीजर ले लिया, आर्बिट्री इंटीजर ले लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस a को a इक्वल टू 2c को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे उठा के इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि a इक्वल टू 2c कहां से आया, तो ध्यान रखो, ये कहां से आया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आया है। ये कैसे आया, देखो सिंपल सी बात है, वहां पर हमने क्या बोला था कि अगर कोई नंबर होता है जो परफेक्टली डिविजिबल होता है, तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है ना। आपको पता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। अभी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पे हमने ले लिया 2। क्यों 2 ले लिया, क्योंकि 2 क्या है, डिवाइजर है, और q क्या है, q आपके पास में क्वेश्चन ले लिया, एक c नंबर हमने ले लिया, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। सो a इक्वल्स टू 2c प्लस 0। इस तरीके से यहां पे a इक्वल्स टू 2c आया हुआ है। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2c हो गया इन इक्वेशन 2। 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 से अगेन हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे बाय थ्योरम 1.3, दैट इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। नाउ दिस मीन्स इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। किससे, थ्योरम 1.3 से। Therefore a and b at least have 2 as a common factor. See, but this contradicts the fact and the equation 1. And this contradiction has arisen due to our incorrect assumption. Incorrect assumption कौन सा था, जो इक्वेशन 1 में लिया था, that √2 is a rational number. So we conclude that √2 is irrational. So this is how you are going to prove your theorem 1.4. ये theorem 1.4 आपका कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, अलग अलग नंबर्स के साथ आ जाता है। जैसे कि √2 इज इररेशनल बोला है, तो √2 की जगह बोल देगा √3 प्रूव करो, कभी √5, कभी √7, कभी √11। एनी प्राइम नंबर कैन बी टेकन इन अ स्क्वायर रूट एंड से दे कैन से दैट कि ये इररेशनल, ऐसा प्रूव करो, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल जिसके अंदर में हम बताएं इसी थ्योरम का, थ्योरम 1.4 का एप्लीकेशन देखने वाले हैं, और वो आपके एग्जामिनेशन में उसको भी पूछा गया है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। अब देखो इसको भी हम लोग किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो हमने बोल दिया लेट 3 + 2√5 is rational।
अब देखो जैसे रैशनल बोल दिया तो क्या हो गया, 3 + 2√5 कैन बी रिटर्न एज a/b वेयर a एंड b आर co-primes. A and B आर co-primes. अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम बड़े आराम से ऐसा लिख सकते हैं 2√5 इक्वल्स टू a/b -3, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू a -3b अपॉन 2b. ये आप अलग से ट्राई करके देख सकते हैं. अब देखो ये अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो आरएचएस है, आरएचएस में सारे के सारे कौन से हैं, ए बी एंड ए बी, उसके बाद में 2 एंड 3, ये सब के सब कौन से हैं, कोई तो भी इंटीजर्स है. ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर्स है. ठीक है, तो सिंस ये कोई ना कोई इंटीजर्स है, देयरफॉर आरएचएस जो है आपका, आरएचएस क्या है, a -3b अपॉन 2b. ये क्या होने वाला है आपका, रैशनल. ठीक है, दिस इज द रैशनल पार्ट. बट एलएचएस क्या है, एलएचएस में आप ये बोल सकते हो √5 इज अ इरैशनल नंबर फ्रॉम डायरेक्टली थ्योरम 1.4. सो इट इज इरैशनल बाय 1.4. नाउ अब देखो ये कभी नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता कि आपका आरएचएस रैशनल हो, एलएचएस इरैशनल हो. ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके कारण अराइज हो रहा है, बिकॉज जो आपने यहां पे लेट लिया था, जो आपका अजम्पशन था, आर अजम्पशन इज रॉन्ग. ठीक है, तो यहां पे आपको लिख देना है देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to wrong assumption. Therefore क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 is a rational number. Sorry, is a irrational number. Okay, so this is how you are going to solve this particular question, and I'll provide you a list of questions जो अलग अलग साल में पूछे गए हैं सेम टॉपिक के ऊपर. So solve them very thoroughly, क्योंकि ये हर alternate एग्जाम में पूछा ही गया है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा गया है. So be aware of this question and mark it with a 3 star. Now let's look at the last topic of this lecture. इसमें हमारे पास में हमको निकालना है कि अगर p/q फॉर्म में, यानी कि एक नंबर है जो कि p/q फॉर्म में लिखा है, यानी कि रैशनल फॉर्म में लिखा है, और उस नंबर को हमें यह बताना है विदाउट डिवाइडिंग, एक्चुअली हमको यह बताना है कि वेदर दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग नंबर और अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है. लेट्स सी द प्रॉपर्टी. अब देखो आपके पास में जो थ्योरम्स हैं, कौन से थ्योरम, 1.5, 1.6 एंड 1.7. इन तीनों थ्योरम में हमें एक ही चीज बताई गई है, लेकिन अलग अलग तरीके से बताई गई है. सो मैंने आपको वो तीनों के तीनों थ्योरम को सिंप्लीफाई करके यहां बता दिया है. बिफोर वी स्टार्ट दिस, हमको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है, जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर में लिख देता हूं 13 और डिनोमिनेटर में लिख देता हूं 2⁻2 इंटू 5⁻3. अब देखो जब भी मेरे पास में ये पावर 2 और 3 है, तो इसी चीज को 2 और 3 जो है उसी को मैंने m और n के रूप में लिखा हुआ है. पावर्स m और n होने चाहिए ना. अगर ये इस तरीके से है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 2 हो गया आपका 4 और 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 525 इंटू 5 125. अब देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 13/500. अब देखो नीचे यानी कि डिवीजन में अगर आपके पास में 2 जीरो आते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 13/5 इंटू 100. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. क्या होगा देखो, 5 2 10 0.30 मतलब 6. अब ये क्या हो गया, 2.6 डिवाइडेड बाय 100.
अब 100 का एक जीरो हटाऊंगा तो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, दूसरा हटाऊंगा तो फिर से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 0.026। अब ये जो नंबर आपके पास में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो नंबर है वो क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के टर्म्स में है। यानी कि ये अगर ये सेटिस्फाई करता है तो जो भी आंसर होगा, जो भी डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर 5 सॉरी 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n में सेटिस्फाई करेगा, उसका क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फाई होगा, यानी कि द डेसिमल टर्मिनेट्स, डेसिमल टर्मिनेट्स। और यही चीज अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखो इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं, जैसे कि इसमें अगर डजंट सेटिस्फाई तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। अगर मैं 13 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू लेट्स से हम एक कर देते हैं यहां पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो मैं आपको यहां तक लिख लेता हूं 0.026 डिवाइडेड बाय, मैं और एक 3 कर देता हूं और एक 3 से डिवाइड किया तो देखो सिंपली क्या हो जाएगा 0.0, इसके लिए एक और 0 आ गया, 26 है तो 3 8 24, फिर कितना बचा 20, तो 6 फिर 20, फिर 6 यानी कि नॉन एंडिंग आपके नंबर्स चलते चले जाएंगे। तो यही आपका थ्योरम 1.7 कह रहा है कि अगर आपके पास में 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के अलावा कुछ भी यहां पे मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और वही चीज अगर आपके पास में नंबर जो है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के टर्म्स में बन जाता है डिनोमिनेटर, तो आपका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बन जाता है बिल्कुल उस तरीके से। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 13 हो चुका है, लेट्स से 6 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3, यानी कितना हो गया 6 अपॉन, इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल क्यूब, दैट कैन बी रिटन एज 6 अपॉन 10 क्यूब, दैट इज 6 अपॉन 1 2 3। फिर उसके बाद में इसका आंसर क्या जाएगा 0.006। ठीक है, तो ये देखो ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे ये नहीं होगा। तो अब देखो इसी को समझते हुए जो हमारा आगे का क्वेश्चन जो है वो है आपकी एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर में आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैं बोर्ड पे अभी दिखा रहा हूं। Without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. अब देखो इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको बिना सॉल्व किए आपको बताना है। तो बिना सॉल्व किए कैसे बताओगे? आप सिंपली इसको 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के टर्म्स में बना लोगे, और जो आपका कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो टर्मिनेटिंग है, जो नहीं करता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल। अब देखो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको एक्सपांड करके दिखाओ। तो नाउ इस क्वेश्चन में जब आप सबको एक्सपांड करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, नीचे दिए 3 नंबर्स हैं जो कि p बाय क्यू फॉर्म में लिखे गए, उसके बाद उसे सॉल्व किया गया और उसके बाद में उसके आंसर्स हैं। तो ये बताना है कि वेदर दिस इज अ रैशनल नंबर और अ इरैशनल नंबर। अब देखो जो हमने क्लास में सबसे पहला टॉपिक किया था वेदर द नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल, उस टॉपिक को अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर द नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। वहां पे क्या था, आपको p बाय क्यू फॉर्म में लिखा गया था। p बाय क्यू फॉर्म में हमें 3 टाइप की चीजें मिलती है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग। अब देखो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं। एक बार जाओ फर्स्ट लेक्चर को फिर से देखो, उसमें आपके पास में शुरुआत में ही ये दिया हुआ है। सो बेटर डू इट योरसेल्फ, एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम यू कैन
कमेंट मी एंड आस्क मी कि कहां पे दिक्कत आ रहा है। ओके, सो थैंक यू एंड एंजॉय योर डे, एंजॉय दिस लेसन। हम मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ में, विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।